नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा के सिमखनी मैदान स्थित सोबन सिंह जीना डिग्री कॉलेज परिसर में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात के साथ जनसभा करेंगे। इसके बाद पौड़ी के कंडोलिया मैदान में भी वे पूर्व सैनिकों और आम लोगों से संवाद करेंगे। तो वहीं 5 जून को देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड स्थित नीरजा ग्रीन्स होटल में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो तंज है वो तो बौखलाहट है, घबराए हुए हैं, क्योंकि राहुल जी के नाम से ही घबराते हैं ये लोग, आपने देखा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रभारी तक अजीबोगरीब बयानबाजी माननीय राहुल गांधी जी के दौरे को लेके कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, मैं तो कहूंगी ये डर अच्छा है, क्योंकि ये वही एक नेता है, अगर मैं आजादी के बाद की बात करूं तो जिन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की देशवासियों के हित के लिए। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। अल्मोड़ा में 11 बजे उनकी जनसभा और रैली है। इसके बाद 1:30 बजे कंडोलिया मैदान पौड़ी में उनकी रैली है और अगले दिन यानी कि 5 जून को देहरादून बाईपास, हरिद्वार बाईपास रोड पर नीरजा होटल ग्रीन्स होटल्स में उनका जो है सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने जो बड़े नेता हैं उनके दौरे उत्तराखंड में कर रहे हैं और अब देखना होगा कि राहुल गांधी क्या क्या टिप्स कांग्रेस जनों को देते हैं। बूथ मैनेजमेंट की बात हो, चाहे चुनाव में इस बार कैसे वो मैदान में उतरेंगे, उसके टिप्स भी राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी हैं उनको देंगे। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम यात्रा के पहले चरण की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन, मंदिर समिति और विभिन्न संगठनों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया और सभी के समन्वित प्रयासों से यात्रा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून के आगमन से पहले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली यात्रा में आई समस्याओं से सीख लेते हुए इस बार व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा के पहले चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफ़ी अधिक है। और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया, उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालय शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर आज मेला नियंत्रण भवन में परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मेलाधिकारी सोनिका ने की, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मेले को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इसकी सफलता के लिए सभी हितधारकों का सहयोग जरूरी है। स्थानीय संगठनों ने भी अपने सुझाव दिए, जिन्हें व्यवस्थाओं में सुधार के लिए शामिल किया जाएगा। हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीजें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पे डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहां जहां अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहां पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसको और अच्छा किया जाए। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के क्रम में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत तहसील विकास नगर के शीशमबाड़ा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की। जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मजार और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। ये भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी, जिस पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था और उसका उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि कार्रवाई से पहले नियम अनुसार नोटिस जारी किए गए थे और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई। इसके बाद राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। देहरादून और ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण के सख्त रुख को दर्शाती है। पहली कार्रवाई ऋषिकेश के खैरीकला श्यामपुर क्षेत्र में की गई, जहां बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य पाया गया। शिकायतों और निरीक्षण के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया। दूसरी कार्रवाई देहरादून के सुभाष नगर स्थित पंत मार्ग क्षेत्र में की गई, जहां बहुमंजिला भवन को बिना अनुमति के निर्माणाधीन पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। और वहीं देहरादून में एसएसपी के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान और ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पटेल नगर पुलिस द्वारा की गई चेकिंग के दौरान ब्रह्मपुरी काला ग्राउंड के पास से अभियुक्त को 5 किलो 992 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा बिहार से लाया गया था, जिसे वे सेलाकोई और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरों, स्थानीय नशेड़ियों को बेचने के फिराक में थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार महिला के पति को भी पूर्व में अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिससे यह मामला एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। देहरादून में करोड़ों की जमीन हड़पने की एक बड़ी साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। फर्जी दस्तावेजों और कूट रचित अटॉर्नी के जरिए संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोपियों ने मृत व्यक्ति के नाम पर झूठे कागजात तैयार कर कोर्ट में स्टे लेने का प्रयास किया, लेकिन देहरादून पुलिस की सतर्कता के चलते पूरा खेल उजागर हो गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी बबीता देवी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में फर्जी आधार कार्ड, कूट रचित दस्तावेज और झूठे गवाहों का इस्तेमाल कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई गई थी।
देहरादून में नशे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा और सख्त अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषि पर्ला सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने, नशे के अवैध कारोबार पर निर्णायक कार्रवाई करने और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। नैनीताल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनजीटी के सदस्य न्यायमूर्ति डॉक्टर अफरोज अहमद ने अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। नैनीताल क्लब स्थित राज्य अतिथि गृह सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले की पर्यावरणीय स्थिति और एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। न्यायमूर्ति डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा कि नैनीताल की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए हर संभव तकनीकी व कानूनी सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में नैनी झील के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा, वायु एवं जल गुणवत्ता, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और अवैध निर्माणों पर रोक जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। राजधानी देहरादून में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। दुधली रोड के बड़कली क्षेत्र में एक युवक और युवती कथित रूप से नशे की हालत में मिले, जहां युवक युवती के साथ मारपीट करता हुआ उसे जंगल की ओर ले जा रहा था। राहगीरों ने विरोध किया तो दोनों लोगों से ही उलझ पड़े, जिसके बाद युवक की कुछ लोगों से हाथापाई भी हुई। बताया जा रहा है कि युवक पहले खुद को अमन बता रहा था, जबकि बाद में उसने खुद को मुस्लिम बता दिया। युवती ने खुद को उत्तरकाशी के पुरौला क्षेत्र का निवासी बताया। घटना के बाद क्षेत्र में नशे के बढ़ते चलन को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुधली रोड, मसूरी रोड, रायपुर, क्लेम टाउन और राजपुर रोड जैसे क्षेत्रों में खुलेआम नशे में युवक युवतियां दिखाई देते हैं। लोगों ने अभिभावकों से अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। सोशल मीडिया, जो कभी युवाओं को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था, अब कई बार अपराध और दहशत फैलाने का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। रुड़की से सामने आई एक मामले ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इंस्टाग्राम पर शूटर कार्तिक पंडित नाम से एक आईडी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि युवक रुड़की का रहने वाला है। इस अकाउंट पर किसी सामान्य कंटेंट की बजाय अवैध हथियारों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर अलग अलग तमंचे, बंदूकें, जिंदा कारतूसों के साथ रील्स और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में गैंगस्टर स्टाइल म्यूजिक और हथियारों का प्रदर्शन स्थानीय लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल पैदा कर रहा है। लक्सर नगर पालिका बोर्ड की विशेष बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब खानपुर विधायक उमेश कुमार बैठक में पहुंच गए। बैठक में महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन चेयरमैन और पालिका कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी सभासद बैठक में मौजूद नहीं था। कोरम पूरा न होने और सदस्यों के बहिष्कार के चलते बैठक स्थगित कर दी गई और इस पर विधायक उमेश कुमार ने गुस्सा जताते हुए सभासदों पर राजनीति करने के आरोप लगाए और एजेंडा फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब सौंदर्यीकरण का कार्य वे स्वयं कराकर दिखाएंगे। दूसरी ओर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने कहा कि कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। तो कोई काम निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा, रोक के दिखाना, हम निर्माण कार्य कराएंगे, नगर पालिका रोक के दिखाए। ये कोई अभी किसी और के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा हो तो जा रहा हूँ, ये रहा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यीकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा, कौन रोकेगा। बोर्ड कोई अगर क्यों नहीं चलाना है तो फिर बोर्ड की जरूरत क्या है। जहां दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तड़के सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती वॉल्वो बस अचानक आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते लग्जरी बस पूरी तरह आग का गोला बन गई। जानकारी के अनुसार ये बस देहरादून से ऋषिकेश होते हुए दिल्ली और जयपुर जा रही थी। तभी रुड़की के शांतार शाह पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर पहले सुबह लगभग 4 बजे इंजन में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई।
आग लगते ही चालक अरुण कुमार और परिचालक रिंकू ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिनमें 2 विदेशी यात्री भी शामिल थे। हालांकि इस दौरान यात्रियों का सारा सामान बस के अंदर ही जलकर खाक हो गया। So we want to thank the police because we were almost exploding in the bus, and then there was police with us and they brought us here to safety, and now we got a taxi to get home. So you are feeling safe all the time during the crisis, like? Yes, yes. लक्सर के रामपुर रायगटी गांव में नीलधारा गंगा नदी में कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृत पट्टों की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार खनन सामग्री से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन रात गांव की सड़कों से गुजर रही हैं, जिससे हादसे का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि ओवरलोड वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले पर लक्सर एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि पट्टों की सीमा से बाहर खनन की शिकायतें मिली हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र से मानवाधिकार संरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड की बैठक में क्षेत्र में जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। इस केंद्र के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं और मानवाधिकार संबंधी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे, जिससे उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। गरुड़ स्थित होटल वीर पैलेस में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार है। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडिया की वुमन सेल। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर IHRC के रिगार्डिंग, तो ये है मानवाधिकार आयोग। हम मानवों के लिए जितने भी अधिकार बने हुए हैं, जिनका हमें ना तो नॉलेज है ना लोगों को नॉलेज है, हम उनके प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इसी के लिए हम एक जन सुनवाई केंद्र भी ओपन कर रहे हैं। जैसे हमारा 26 राज्यों में संगठन कार्य कर रहा है, क्योंकि IHRC की मेन 3 ही ब्रांचेस हैं, जिसमें IHRC का एक बैनर जयपुर तले है, जयपुर राजस्थान में मौजूद है। नैनीताल में बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और स्थानीय संस्कृति के सम्मान को लेकर सख्त संदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आगंतुकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि अनियोजित पार्किंग से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि देवभूमि नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है, इसलिए स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है। प्रशासन और पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे सभी से सहयोग करने की अपील भी की गई है। पर्यटन सीजन में जो बाहर से प्रवासी अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, रोड साइड पे पार्किंग न लगाएं, जो पार्किंग में या बैरियर्स पे जो चेकिंग होती है उनका यथावश्यक सहयोग करें, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों को पूरी तवज्जो दें, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की वाटर बॉडी है उसका सम्मान करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। इस देवभूमि में उनका स्वागत है और वो आए, यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके सौंदर्य का आनंद लें और अच्छा संदेश लेकर जाएं। देहरादून में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दिन भर तेज धूप के बाद शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया था और अब उत्तराखंड के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून में खराब मौसम के बीच लगातार मिल रही खबरों पर फायर स्टेशन की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर राहत एवं बचाव कार्य किया। गिरे हुए पेड़ों को काटकर रास्तों को खोला गया और अवरुद्ध सड़कों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तहसील चौक स्थित इंद्रेश पार्किंग में एक बड़ा पेड़ गिरने से 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।
देहरादून में बीती शाम अचानक बदले मौसम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हो गए। सूचना मिलते ही फायर यूनिट की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाते हुए गिरे हुए पेड़ों को कटर की मदद से काटकर रास्ते से हटाया और यातायात को सुचारू कराया। कुछ लोग नदी क्षेत्र में फंस गए थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।